18वीं सदी के मध्य तक हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते असर रसूख और दमनकारी पॉलिसियों के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। यहाँ के राजाओं और नवाबों की ताकतें ख़त्म होती जा रही थीं। एक एक करके कई राजाओं की फ़ौजें ख़त्म कर दी गई थीं। उनके राजस्व वसूली करने के अधिकार व इलाके भी छीन लिए गए थे। अंग्रेज़ों के जुल्म से परेशान एक आम हिंदुस्तानी अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। तो उसी समय अवध के इलाके में एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिल में आज़ादी की आग भड़क रही थी और वह अंग्रेज़ों के नाक में दम किए हुए था। उस शख्स का नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह की पहचान 1857 के इनकलाब के दौरान एक फौलादी शेर के रूप में होती थी। 1817 का विद्रोह भले ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका हो, लेकिन इस इनकलाब ने हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज़ादी का जो बीज बोया, उसी वजह से 1947 में आज़ादी मिल सकी थी। ये 1857 के इनकलाब में उत्तरी हिंदुस्तान की एक अहम शख्सियत थे। अहमदुल्ला का परिवार हरदोई ज़िले के गोपामाऊ गांव में रहा करता था। उनके वालिद गुलाम हुसैन खान हैदर अली की फ़ौज में एक सीनियर ऑफिसर थे। प्रसिद्ध लेखक जीबी मालसन मौलवी अहमदुल्ला शाह के व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मौलवी एक काबिल ज़िक्र शख्स थे। उनका नाम अहमदुल्ला था और वह मूल रूप से अवध ज़िले के फैज़ाबाद में रहते थे। मौलवी एक सुन्नी मुस्लिम थे और उनका संबंध एक अच्छे परिवार से था। वह अंग्रेज़ी अच्छी तरह जानते थे। अपनी पारंपरिक इस्लामिक तालीम के बाद उन्हें सामाजिक कल्याण की तरबियत मिली थी। उन्होंने इंग्लैंड, सोवियत संघ, ईरान, इराक, मक्का और मदीना का सफ़र किया था और हज भी अदा किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह का मानना था कि सशस्त्र विद्रोह की कामयाबी के लिए आवाम का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता और बहुत सारी जगहों का सफ़र तय किया और आज़ादी के बीज बो दिए। मौलवी और फजल हक खैराबादी ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1857 में फ़तेह इस्लामी नामी एक किताब भी लिखी थी। जीबी मालसन के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं है कि 1857 की बगावत की साजिश के पीछे मौलवी का जहन और कोशिश अहम थी। जीबी मालसन के मुताबिक जब मौलवी पटना में थे तभी ब्रिटिश अफसरों ने खुफिया मालूमात के ज़रिए उन्हें पुलिस की मदद से उनके घर से ही गिरफ्तार करवा लिया था। इसके बाद उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत और साजिश के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी गई। बाद में इस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। दूसरी ओर कई रियासतों के राजाओं ने अंग्रेज़ों की फ़ौज में तैनात हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ मिलकर बगावत का मंसूबा तैयार कर लिया था। बगावत के लिए 31 मई की तारीख तय की गई, लेकिन इस डेट से पहले 10 मई को ही मेरठ छावनी के सिपाहियों का खून उबाल खा गया। उसके बाद जो बगावत फैली तो मेरठ से दिल्ली और आगरा से अवध तक अंग्रेज़ों का राज तो बीते दिनों की बात होकर रह गया। 10 मई के इस वाक़े ने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी पसंद सिपाहियों को बेदार कर दिया। उधर मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफ़र को बादशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। तो दूसरी तरफ 7 जून को आजमगढ़, बनारस और जौनपुर के बागी सिपाही भी पटना पहुंचे। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों के बंगलों पर हमला कर दिया। बागी सिपाहियों ने बहुत जल्द अपने शहर को कब्जे में ले लिया। इसके बाद वो जेल की ओर बढ़े और मौलवी अहमदुल्ला शाह समेत सभी कैदियों को जेल से रिहा करा लिया। मानसिंह को पटना का राजा घोषित कर दिया गया। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह अवध चले गए। अवध पहुंचते ही मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बागी सिपाहियों की कमान संभाल ली। बरकत अहमद और मौलवी की क़यादत में बागी सिपाहियों ने चिनाट की भयंकर लड़ाइयाँ जीती थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश फौज की क़यादत हेनरी मोंटगोमेरी लॉरेंस ने किया था। इसके बाद अहमदुल्ला शाह ने बेलीगढ़ पर हमला किया और अंग्रेज़ों को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब रहे। 6 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौज ने सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में फिर लखनऊ पर हमला कर दिया। इस बार बागी सिपाहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, लेकिन इस बार बागी सिपाही ब्रिटिश फौज के सामने नहीं टिक सके और लखनऊ दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। इसके बाद मौलवी ने शाहजहांपुर के रोहिलखंड को अपना अड्डा बनाया। यहाँ पर नाना साहेब और खान बहादुर खान की फौजें भी अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए मौलवी की सेना में ही शामिल हो गई। इसके बाद हज़ारों बागी सिपाहियों ने मौलवी के नेतृत्व में शाहजहांपुर पर हमला कर शहर को अपने कब्जे में लिया। 15 मई 1858 को बागी सिपाहियों और जनरल ब्रिगेडियर जोन्स की रेजिमेंट के बीच भयंकर लड़ाई लड़ी गई। इस बार दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 20 मई को कॉलिन कैंपबेल ने शाहजहांपुर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रात भर लड़ाई जारी रखने के बाद मौलवी और नाना साहिब ने शाहजहांपुर छोड़ दिया। कहा जाता है कि कॉलिन ने खुद मौलवी का पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सका। अंग्रेज़ कभी उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सके थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने की कई साजिशें रची थीं।
लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो सके थे। कई बार नाकाम होने के बाद अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह के सर की कीमत 50,000 रुपये घोषित कर दी। इसी कीमत की लालच में शाहजहांपुर जिले की एक रियासत के विश्वासघाती राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने 5 जून 1858 को धोखे से गोली चलवाकर मौलवी अहमदुल्ला शाह की जान ले ली। उसने मौलवी अहमदुल्ला शाह का सिर कटवाकर रुमाल में लिपटवाया और शाहजहांपुर के कलेक्टर के हवाले कर उससे कीमत वसूल ली। शाहजहांपुर के कलेक्टर ने उस सर को शाहजहांपुर कोतवाली की गेट पर लटकाकर प्रदर्शित किया ताकि जो लोग उसे देख सकें वो आगे से सिर उठाने की जुर्रत न करें। लेकिन कुछ वतन परस्तों ने अपनी जान पर खेलकर मौलवी अहमदुल्ला शाह का सर वहां से उतार लिया और पास के लोधीपुर गांव के एक छोर पर पूरे अकीदत और एहतराम के साथ दफन कर दिया। वहीं दूर खेतों के बीच आज भी मौलवी की मज़ार मौजूद है, जहां एक अजब सी खामोशी है। एक ऐसा सिपाही जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, पर शायद आज वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है।